देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसी फैक्ट्स को यहाँ पर लिखे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिए, इंग्लैंड नहीं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगर आप भाग पूछ दे किस भाग में है, तो भाग 4 और अनुच्छेद अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिए कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक में है। किसी एक में नहीं बल्कि 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 36 से 51 तक में जो भी है आर्टिकल है, उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, उसी चीज़ को यहाँ पे नोट किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखा है याद रखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकार के अधिकार को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। स्टेटमेंट बेस में बन सकता है, अधिकार को बढ़ाता है। अनुच्छेद 38 में क्या वर्णन है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि होगी, यानी राज्य जो है इस तरह की व्यवस्था करेंगे ताकि सभी लोगों की भलाई होगी अच्छे तरीके से, यही तात्पर्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। उसके बाद अनुच्छेद लिखा हुआ है 39 को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको 39 को। इसमें क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता इसको बोल सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क, इसके लिए कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है अनुच्छेद 39 क में वर्णन है ना। किसके अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 39 को। और एक और इसी में है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सिमिलर वर्क फॉर सिमिलर पेमेंट। अगर एक क्षेत्र में लोग समान काम कर रहा है, उसको अगर उतना वेतन मिल रहा है तो सेकेंड वाला को भी उतना ही मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है शिक्षक लोगों का ना, पुराने टीचर को ज़्यादा है और जो नया बहाली होता है उसको कम है। तो यही अनुच्छेद लेकर के वो डिमांड कर रहा है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका जो आर्टिकल 39 को है, यह हमें बताता है क्या चीज़, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, समान कार्य के लिए समान। अनुच्छेद 39 का क हो जाएगा। उसके बाद 39 ख में देखिए क्या वर्णन है, सार्वजनिक हित, जो भी सार्वजनिक है, मतलब जिसमें सभी लोगों की पार्टिसिपेशंस है, उसका हमेशा हित किया जाएगा। ये वर्णन किस में है, 39 के ख में है। ओके, उसके ग में भी है। ग में क्या है, धन का समान वितरण हो, अच्छे तरीके से वितरण हो, ये आपको मिलता है आर्टिकल 39 के ग में, क ख और ग। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं आर्टिकल 40, ये ग्राम पंचायत का संगठन का वर्णन है और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ग्राम पंचायत के संगठन का वर्णन किस आर्टिकल में है, 40, या अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत संगठन से है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके 44 पे आ जाइए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सिविल कोड बोलते हैं इसको, सबके लिए समान संहिता हो, समान लॉ हो, कानून हो। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम है तो उसके लिए अलग है, हिंदू है तो उसके लिए अलग है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग है। तो इसके लिए कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, ये आर्टिकल 44 में है। ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके 48 भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये भी संगठन है किस चीज़ का, कृषि एवं पशुपालन का। ग्राम संगठन किस में हो जाएगा, 40 में, और कृषि और पशुपालन का संगठन 48 में हो जाएगा। 44 में तो एक समान के लिए सिविल संहिता है ना। उसके बाद 49 इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 49 में क्या है देखिए, राष्ट्रीय स्मारक आदि का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसका संरक्षण किया जाना, इसका वर्णन है किसमें, 49 में। उसके बाद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किया गया, अलग अलग किया गया है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 50। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 51, इसमें क्या बढ़ावा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और
सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी, ऐसा वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद लास्ट यानी 51 में। ये सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग इस पर ट्रिक बनाइएगा याद करने के लिए, अलग अलग तरीके से सोच लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए 36 से, या इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट है ये सभी याद हो जाए। ओके, देखो ध्यान दो, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, पंचवर्षीय योजना, अर्थात वह योजना जो 5 वर्ष के लिए बनाई गई। पंचवर्षीय योजना, देश में पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो कोई भी चीज़ अगर प्लानिंग करके किया जाता है तो उसका कुछ निश्चित रिजल्ट होता है। जो देश आज़ाद हो गया, जब गणतंत्र हो गया भारत, उसके बाद सरकारें ने ये सोची कि किस तरह से प्लानिंग करना है ताकि सबका विकास हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब समग्र तौर पर विकास हो। तो इसके लिए लाया गया था पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 के बीच में आया था सबसे पहला, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देश में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1951 से 56 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स याद रखते हैं कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, 47 से 5 प्लस कर देता, गलत हो जाएगा। 51 से 56 में हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। अब ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सा मॉडल है? हेरोड-डोमर मॉडल। क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, हेरोड-डोमर मॉडल। रेलवे में बार बार एग्जाम ये पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो प्रथम हो जाएगा हेरोड-डोमर मॉडल, और जो सेकेंड है ये है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। सेकेंड किस मॉडल पर है? हाँ, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दोनों ही पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी थर्ड और फोर्थ ये सभी इसमें कोई खास मॉडल था नहीं, दो में ही खास मॉडल था। पहला क्या है? हेरोड-डोमर मॉडल, और दूसरा क्या है? पीसी महालनोबिस मॉडल है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेरोड-डोमर मॉडल एंड पीसी महालनोबिस मॉडल है। अब इसका उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखो नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़िए ध्यान से। अर्थव्यवस्था के ये संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट, इसको किस तरह से आरंभ किया जाए इस पर फोकस करना था। किस पंचवर्षीय योजना का? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दो चीज़, उद्देश्य अलग है, मॉडल अलग है। मॉडल पूछेगा तो हेरोड-डोमर, और उद्देश्य ये हो जाएगा। अच्छा, किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में? व्यापक तौर पर कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, एग्रीकल्चर को दी गई थी। अब देखो सेकेंड है, सेकेंड का मॉडल क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। और किस चीज़ की प्राथमिकता थी? भारी उद्योग। पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, याद रखना। और इसका जो उद्देश्य है ये है समाजवादी समाज की स्थापना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? सेकेंड पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। अवधि क्या होगा? 1956 से 61 हो जाएगा। अब तीसरा आ जाओ, 61 से 66, ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो पर्पस उद्देश्य था ये था मुख्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। देखो अभी भारत में जो है आत्मनिर्भर की बातें कही जा रही है, वास्तव में ये आत्मनिर्भर की बातें बहुत पहले से ही की जा रही है, और वो है आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना से अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लेकिन कहा जाता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल रही। इसका मुख्य कारण क्या क्या था? हाँ, तो सबसे पहला था 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। उसके जस्ट बाद 65 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाता है, और सुखाड़ भी पड़ता है उस समय। इस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है, इसलिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। या क्वेश्चन बनेगा किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत चीन या भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था? कौन से पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में। अब जब ये असफल हो जाता है तो इसके लिए इसके बीच में जो समय होता है इसको बोलते हैं योजना अवकाश। इस योजना अवकाश में जो है 3 वार्षिक योजना बनाई जाती है, पंचवर्षीय नहीं,
वार्षिक योजना, कौन कौन से वार्षिक योजना बनाई जाती है? हाँ, 67, 68 और 69, 3 वार्षिक योजनाएं बनाई जाती है, 67, 68 और 69, ताकि जो कुछ भी इसमें अवरुद्ध रह गया था उसको पूरा किया जाए। उसके बाद योजना अवकाश हो जाता है 66 से 69 तक, बहुत सारे कारण हैं। और उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना शुरू होता है 1969 से 74, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हो जाएगा ना। इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें शुरुआत की गई थी, विकास केंद्र उपागम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए विकास केंद्र उपागम की स्थापना की गई थी। लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी असफल माना जाता है। किस कारण से? हाँ, ये है मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन, भारत आया था। अच्छा, यहाँ पर बांग्लादेश का जो उद्भव है कब हुआ था? 1971 में, 71 में बांग्लादेश का जो है उद्भव हुआ था। उसमें भारत ने बांग्लादेश को सहयोग किया था और उस समय बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ गए थे। मौसम की प्रतिकूलताएं भी थी, इस कारण से माना जाता है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ये असफल रही थी। ओके, देखो इसको ध्यान से समझो। भारत की जलवायु से निश्चित है क्वेश्चन आना है, आता है कि नहीं आता? जैसे मौसम से संबंधित हो गया, या कई बार आपको ये जो देख रहे हैं लू के बारे में, चेरी ब्लास्ट के बारे में, नॉर्वेस्टर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, नहीं देखा, आपको लगेगा कि ये शब्द है क्या। कल परसों की बात है, एनसीईआरटी का 6ठा की 7वां क्लास में हिस्ट्री में मतलब एक तमिल वर्ड पढ़ रहे थे और वो क्वेश्चन हम बार बार सेट में देखते थे। हमको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से बना है, बिल्कुल अजीब हो, उसको इग्नोर कर देते थे, जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आपको एक दिन दिखाएंगे आपको। इसलिए जितना भी एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, जितना भी टॉपिक है, सब का सब इम्पोर्टेंट है और सभी पर क्वेश्चन बनता है। इसलिए सभी चीज़ को एकदम गौर से देखना चाहिए। भारत की जलवायु में है, जलवायु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्या क्या है? जल और वायु है। अर्थात कहाँ किसी भी जगह का जो है मौसम कैसा रहेगा वो निर्भर करता है किस चीज़ पर? एक, वहाँ का हवा का रुख क्या है और उसके आसपास पानी किस तरह का है ना। जैसे अगर आप जाओगे तटीय क्षेत्र में, भारत का जो तटीय क्षेत्र है इसके आसपास में कहता है कि मौसम जो है ना बहुत फेवरेबल होता है। गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा में ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। वजह है उसका समुद्र के आसपास का जो पानी है, अगर वो गर्म हो गया तो ठंडा होने में टाइम लगता है, और ठंडा हो गया तो गर्म होने में, इसी बीच में गर्मी आता है, ठंडी आ जाता है। तो जैसे मान लो कि अभी गर्मी का मौसम है तो ठंडी मौसम में समुद्र ठंडा हो चुका है, अब वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, उस पर जो हवाएं आ रही है आसपास जा रहा है, तो आपको मौसम अच्छा लगता है, सुहावना लगता है। जलवायु क्या है? तो मौसम की स्थिति है, किसी भी खास जगह में मौसम की स्थिति ही क्या। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऐसे कर दो बस। हाँ, भारत की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब देखो, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, उष्ण, शीत का मतलब ठंड होता है। उष्ण है और क्या है? मानसूनी है। गर्मी के साथ साथ यहाँ पर वर्षा भी होती है। आप लोग मानसून के बारे में सुने होंगे। जून में मानसून मुख्य रूप से आरंभ हो जाती है और जून से सितंबर तक इसका रीजन होता है, और इस मानसून के कारण काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इस मौसम को स्थिति जांच करने के लिए सबसे पहले मौसम संबंधी सेवा भारत में कब से स्टार्ट किया गया? 1875 ईस्वी से स्टार्ट किया गया, और उस समय जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला। शिमला किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और बाद में जाकर के इसी मौसम संबंधी सेवा को जो मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। कब से? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद से। कहाँ पे स्थापित किया गया? पुणे में हो।
और अभी भी वर्तमान में भी वही है, मौसम संबंधी मुख्यालय है इसका। देखो भारत में जो मौसम है, जो जलवायु है, उसको मानसून के अलावा कौन से 2 कारक है जो प्रभावित करता है? तो 2 नाम इम्पोर्टेंट है, एक है उत्तर में हिमालय पर्वत बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, और दूसरा है दक्षिण में हिंद महासागर। तो महासागर का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, उससे जो हवाएं आती है, वर्षा लाती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ठंड है, तो इसको भी कंट्रोल करता है वहाँ का आसपास का जल, समुद्र का जल। और उत्तर में जो हिमालय है, जो यूरोप से ठंडी हवाएं, जो रूस से या अदर साइबेरियन एरिया से जो ठंडी हवाएं आएगी, उसको रोकने का काम करता है। तो भीषण ठंड नहीं पड़ता है भारत में। तो इसलिए उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, ये 2 मुख्य कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने में। किसके अलावा? मानसून के अलावा, ठीक ना। मानसून के कारण वर्षा होती है। उसके बाद देखो, इसी कारण से भारत में जो मौसम है, जो ऋतु है, वो 4 मुख्य ऋतुएं हैं। कौन कौन से ऋतुएं हैं? पहला है शीत ऋतु, उसके बाद है ग्रीष्म, वर्षा है और शरद ऋतु है। तो शीत ऋतु का आगमन होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च। हालांकि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, कई बार इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो आंकड़ा है, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है 16 मार्च से 15 जून, और जून के बाद वर्षा यानी मानसून का आगमन हो जाता है। और ये होता है आपको कब? 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। हालांकि कई बार ये डेट एक्सीड भी कर जाता है, मानसून आने में देर हुआ तो अंत तक वो इसका इफेक्ट पड़ता है। तो वर्षा का 15 जून से 15 सितंबर हो जाएगा, और शरद ऋतु का आगमन हो जाएगा 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। इस तरह से भारत में मौसम की स्थिति इस तरह से रहती है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यही एक तरह ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। अदर कंट्री में जाएगा, ठंडा है तो ठंडे ही रहता है ज़्यादातर, गर्मी है तो गर्मी ही रहता है, लेकिन भारत में अलग। भारत में ही कहीं अगर ज़्यादा गर्मी है, जैसे हम लोग के एरिया में, तो दूसरे एरिया में चले जाओ, वहाँ पर शिमला चले जाओ, वहाँ पर आपको ठंड, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा। तटीय क्षेत्र चले जाइए, वहाँ पर आपको मौसम सुहावना रहेगा। तो ये 4 तरह की ऋतुओं को याद रखिए। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट अगला जो फैक्ट लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यह है उत्तर भारत के मैदानी भाग में, उत्तर भारत के, हालांकि वर्षा होते हैं मानसून के कारण। वर्षा किस कारण होते हैं? मानसून के कारण होता है, परंतु शीत ऋतु में भी वर्षा होता है। शीत ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु के बाद होना चाहिए, यानी वर्षा ऋतु में होना चाहिए, ग्रीष्म होना चाहिए, लेकिन शीत ऋतु में वर्षा देखा गया है। तो इसका कारण आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है क्या? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? या इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक हवाएं है, हवा का रुख है। इस कारण से देखा गया है उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण किस क्षेत्र में वर्षा होती है भारत में? तो ये है उत्तरी भारत के मैदानी भाग में, ठीक ना, तटीय भाग में नहीं, मैदानी भाग में ज़्यादा रहता है। और इसी चीज़ को जो उत्तर भारत के उत्तर भारत के मैदानी भाग में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, किस कारण से? जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। इसी चीज़ को राजस्थान में कहा गया है मावट। क्या बोला गया है? मावट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में क्या कहा गया है? मावट कहा गया है। कहेगा मावट क्या है? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, जो राजस्थान में स्थानीय शब्दों में क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। इसके अलावा कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर अर्थात तमिलनाडु एरिया में वर्षा होती है। किस कारण से? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। शीत ऋतु में, ठंड के समय में ही नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है। तो कोरोमंडल तट पर किस कारण से? उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को बोलते हैं लौटती हुई मानसून। क्या बोलते हैं? लौटती हुई मानसून भी बोलते हैं। जैसे मानसून आया सितंबर तक रहेगा, अभी अक्टूबर नवंबर होगा, एंड हो जाएगा, इसके बाद रिटर्न होगा। जैसे ही ये मानसून रिटर्न होता है आपको, तो उधर आपको केरल, तमिलनाडु भयानक वर्षा होता है। अक्टूबर में उधर बाढ़ आ जाता है, आश्चर्य लगेगा। अपना इधर वर्षा नहीं, उधर खूब भयानक वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, गाड़ियाँ डूब जाती है सर, दिसंबर में। हाँ, यही किस कारण से?
उत्तर पूर्वी मानसून या लौटी हुई मानसून, इसीलिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या लिखे हैं, नॉर्वेस्टर। क्या लिखे हैं, नॉर्वेस्टर क्या है, तीव्र हवा है, बहुत तीव्र, गर्मी के समय में तीव्र चलने वाली हवा है। इसी तीव्र हवा को नॉर्वेस्टर कहा गया है किन क्षेत्रों में, तो पूर्वी भारत में। क्या कहा गया है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र चलने वाली हवा को पूर्वी भारत में नाम क्या दिया गया है, नॉर्वेस्टर, इसलिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाखी, बैसाख महीना में चलता है, चलती हवा है, एकदम लगेगा लू गिर रहा है, एकदम हवा काफ़ी तीव्र गति से चलता है। गेहूँ जब कटने का समय रहता है, इसी को बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काल बैसाखी बोलते हैं। उसके बाद कर्नाटक में क्या बोलते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कर्नाटक में क्या बोला गया है, चेरी ब्लास्म या कॉफ़ी वर्षा। क्या बोला गया है, हवा ही है, चेरी ब्लास्म या क्यों, क्योंकि ये जो हवा है, तीव्र हवा है, कॉफ़ी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इसलिए लोग इसको कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं या चेरी ब्लास्म भी कहा गया है। ओके, और दक्षिण भारत में इस हवा को क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। दक्षिण भारत खास करके केरल में इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि आम के लिए फ़ायदेमंद होता है। हाँ, आम पकता है, आम के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इस हवा को आम्र वर्षा भी कहते हैं। किन क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, और ख़ास करके केरल में। राज्य पूछ देगा तो केरल याद रखिएगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नीचे लिखा है, क्या लिखा है, उत्तरी पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम भारत में जो तीव्र हवाएं चलती है, काफ़ी तीव्र हवाएं, इसको लू कहते हैं, हीट वेव आता है, हीट वेव ना, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में हीट वेव आता है, अप्रैल मई में खास करके। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तो ग्रीष्म, एक तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसके बाद हवा भी चलेगा, लगेगा आग की तरह चल रहा है, बहुत सारे लोग इसमें भी मारे जाते हैं लू के कारण। तो उत्तर पश्चिमी भारत में इस हवा को क्या बोला गया है, लू कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग नोट कर लेना। एनी प्रॉब्लम मिस्टर कुंदन? नो, ओके।